तो आज हमारे सामने मुंशी प्रेमचंद की एक बहुत ही खास कहानी है, लैला जी। ये कहानी हमें एक ऐसे सफर पर ले जाती है जहां प्रेम, सत्ता, जनता की राय और व्यक्तिगत त्याग ये सब आपस में टकराते हैं। बिल्कुल। और ये कहानी खास इसलिए भी है क्योंकि ये आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। हाँ, प्रेमचंद इसमें एक बहुत बड़ा सवाल उठाते हैं कि जब कोई कलाकार या कोई आदर्शवादी व्यक्ति सत्ता के गलियारों में पहुंचता है तो क्या वो अपनी पहचान, अपनी कला, अपनी आत्मा को बचाए रख पाता है? लैला का किरदार इसी कश्मकश का प्रतीक है। तो चलिए इस कहानी के किरदारों और उनके फैसलों की दुनिया में उतरते हैं। बिल्कुल। शुरुआत होती है तेहरान में एक रहस्यमयी गायिका के आने से, जो रातों रात पूरे शहर की आवाज बन जाती है। हाँ, और कोई जानता नहीं कि वो कौन है, कहाँ से आई है। वही लैला थी। उसकी सुंदरता की तुलना सुबह की लालिमा से की जाती थी और उसकी आवाज की रेगिस्तान की रात में ऊंटों के गले में बजती घंटी से। क्या बात है। जब वो गाती थी तो अमीर गरीब सब के सब जैसे मंत्रमुग्ध हो जाते थे। वो अपने गीतों से राजा को उसकी विलासिता छोड़ने को कहती थी और प्रजा को अपनी दबी हुई इच्छाओं को जगाने के लिए। पूरा तेहरान उस पे फिदा था, लेकिन वो किसी की नहीं थी। यही उसकी असली ताकत थी। वो एक पेड़ के नीचे रहती, भीख मांग कर खाती, पर अपनी हृदय वीणा के राग ही अलापती थी। वो भोग की नहीं, केवल आनंद और प्रकाश की वस्तु थी। और फिर इस विचार से टकराता है प्रेम। एक शाम तेहरान का शहजादा नादिर वहां से गुजरता है, लैला का गाना सुनता है और बस आत्मविस्मृत हो गया। वो घोड़े से उतरकर उसके कदमों पर गिर गया और खुद को उसका गुलाम बताया। और लैला का जवाब देखिए, वो कहती है, मैं दर्द वालों के लिए गाती हूँ, शौक वालों के लिए नहीं। वाह, वो साफ साफ निजी और सार्वजनिक में फर्क कर रही है। हाँ, वो मानती है कि उसकी कला जनता के दर्द के लिए है, किसी एक व्यक्ति के शौक के लिए नहीं। लेकिन नादिर नहीं मानता। वो अपनी रियासत छोड़ देता है, दिन भर लैला के पीछे घूमता और रात को उसी पेड़ के नीचे सो जाता। और नादिर के इस प्रेम के कारण कहानी में आता है कि लैला के संगीत से वो असर गायब हो गया। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। ऐसा क्यों हुआ? प्यार से तो कला को और मजबूत होना चाहिए था। यही तो कहानी का पहला बड़ा मोड़ है। प्रेमचंद जी दिखा रहे हैं कि लैला की कला का जादू इस बात में था कि उसका दिल सबके लिए धड़कता था। अच्छा। वो एक सार्वभौमिक दर्द को आवाज देती थी, पर जैसे ही नादिर आया उसका दिल सिर्फ एक के लिए धड़कने लगा। तो उसकी कला जो पहले पब्लिक थी अब प्राइवेट हो गई। उसका फोकस एक व्यक्ति पर सिमट गया और इसी वजह से उसका वो जो असर था वो खत्म हो गया। और 6 महीने बाद लैला ने गाना छोड़ दिया। जी। उसने नादिर से कहा, आज तक तुम मेरे गुलाम थे, आज से मैं तुम्हारी लौंडी होती हूँ, और अपनी झोपड़ी और डफ चलाने को कहा। ये बहुत बड़ा सिंबॉलिक एक्ट है, बहुत बड़ा। वो डफ जो उसकी आजाद आवाज का प्रतीक था, उसे वो खुद खत्म कर रही है। वो अपनी सार्वजनिक पहचान को मिटाकर एक निजी व्यक्ति बन रही है। बिल्कुल। सिर्फ नादिर की लैला, एक कलाकार, स्वेच्छा से प्रेम के लिए अपनी कला का गला घोंट रही है। इसके बाद पूरे तेहरान में दोनों की शादी का जश्न मनाया गया। रईसों ने महफिलें सजाईं और गरीबों ने सड़कों पर नाच गाकर खुशी मनाई। और इस जश्न में भी लैला बिल्कुल सादे कपड़ों में थी, गहनों का कोई नामो निशान नहीं था। कई साल गुजर गए, नादिर बादशाह था और लैला मलिका, और कहा जाता है कि ईरान का शासन इतने अच्छे से कभी नहीं चला था। हाँ, नादिर बस राजसत्ता का प्रतीक था, एक सिंबल, पर असली सत्ता तो लैला के हाथ में थी, जो प्रजासत्ता की वकील थी। दोनों मिलकर एक आदर्श संतुलन बनाते हैं। लैला ने महल के खर्चों में भारी कटौती की और उन पैसों को प्रजाहित के कामों में लगा दिया। लेकिन फिर भी ना तो राजसत्तावादी खुश थे, ना ही प्रजासत्तावादी। यही तो विडंबना है। एक दल को लगता था कि बदलाव बहुत तेजी से हो रहा है और बादशाहत खतरे में है, और दूसरे दल को लगता था कि तरक्की बहुत धीमी है। बीच का रास्ता किसी को पसंद नहीं आ रहा था। और लैला को लगा कि वो एक बड़े काम से सबका दिल जीत लेगी। वो शतरंज वाला किस्सा। हाँ, एक रात जब राज्य में असंतोष बढ़ रहा था, नादिर और लैला शतरंज खेल रहे थे। और लैला ने नादिर को इस शर्त पर 3 बार हराया कि वो अन्न पर लगने वाला आयात कर आधा कर देगा। नादिर ने मुस्कुराते हुए उस फरमान पर दस्तखत कर दिए, जिससे प्रजा का 5 करोड़ का वार्षिक कर माफ हो गया। और लैला को लगा कि बस इस फरमान से प्रजा का दिल जीत लिया जाएगा। वो सोच रही थी कि सुबह लोग उसका गुणगान करेंगे। एक तर्कसंगत अच्छा फैसला। उसे लगा इससे जनता की भावनाएं बदल जाएंगी। पर ऐसा हुआ नहीं। बिल्कुल नहीं।
उसी रात अचानक महल को हथियारबंद भीड़ ने घेर लिया। और उनकी मांग क्या थी? उनकी बस एक ही मांग थी, लैला को महल से निकालो। लैला हैरान थी कि जिन लोगों के लिए उसने सब कुछ किया वही उसके खिलाफ हो गए हैं। नादिर ने गुस्से में भीड़ को लैला की अच्छाइयां गिनाई। हाँ, वो कर माफी का फरमान भी दिखा रहा। लेकिन भीड़ ने चिल्लाकर कहा, लैला हमारी दुश्मन है। हम उसे अपनी मलिका की सूरत में नहीं देख सकते। ये बहुत चौंकाने वाली बात है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये लड़ाई नीतियों की थी ही नहीं, ये पहचान की लड़ाई थी। मतलब प्रजा के लिए लैला आज भी एक बाहरी औरत थी, एक गायिका जो सड़क से उठकर महल में आ गई और उनके बादशाह पर जादू कर दिया। अच्छा, तो वो उसे अपनी मलिका के तौर पर स्वीकार ही नहीं कर पाए। बिल्कुल। उसका अच्छा काम भी उनके इस पूर्वाग्रह को नहीं तोड़ सका। ये दिखाता है कि तर्क पर भावनाएं कितनी आसानी से हावी हो जाती है। और फिर नादिर ने मदद के लिए खतरे का घंटा बजाया और शाही फौज का एक भी सिपाही नहीं आया। सब खत्म। नादिर समझ गया कि सब खत्म हो गया है। पर उसने लैला को नहीं छोड़ा। नहीं, लैला को छोड़ने के बजाय उसने उसका हाथ पकड़ा और दोनों महल से निकलकर गुमनामी में चले गए। उसने सत्ता छोड़ दी, लेकिन प्रेम नहीं। 1 साल तक लैला और नादिर देश विदेश की खाक छानते रहे। लैला फिर से गाने लगी, लेकिन अब दुनिया के कठोर व्यवहार ने उन्हें विरक्त बना दिया था। और उधर ईरान में अराजकता फैल गई थी। रईसों और जनता के बीच लड़ाइयों से देश तबाह हो रहा था। तो रईसों ने हार कर नादिर को वापस लाने का फैसला किया। हाँ, ये सोच करके वो उनके हाथ की कठपुतली बन के रहेगा। उन्होंने नादिर और लैला को दमिश्क में ढूंढ निकाला। नादिर ने इस शर्त पर वापस चलना स्वीकार किया कि वो इंसाफ के साथ राज करेगा। लेकिन लैला का दिल जनता से फिर चुका था। वो अब उन्हें दया का पात्र नहीं समझती थी। नहीं, बल्कि अविचारी और अशिष्ट समझती थी। उसका मोहभंग हो चुका था। और तेहरान वापस आके नादिर ने राज संभाला, पर असली सत्ता लैला के हाथ में ही थी। लेकिन अब वो पहले वाली लैला नहीं थी। नहीं, वो प्रजा के हित के हर काम में रुकावट डालती। 3 साल में प्रजा की हालत बद से बदतर हो गई। वो एक तरह से बदला ले रही थी। जिस प्रजा ने उसे ठुकराया था, अब वो उसी प्रजा को सबक सिखा रही थी। और नादिर लैला के प्यार में इतना अंधा था कि उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसे हकीकत का आईना तब दिखा जब एक रात शिकार के दौरान रास्ता भटककर वो एक गांव की मस्जिद में रुका। कहानी का क्लाइमैक्स। बिल्कुल। वहां उसने एक बूढ़े को नमाज के बाद दुआ मांगते सुना। और वो दुआ क्या थी? वो बूढ़ा कह रहा था, ए खुदा, इस जालिम बादशाह से हमें बचा, जो एक हसीन औरत की मोहब्बत में अंधा हो गया है और उसी की आंखों से देखता है, उसी के कानों से सुनता है। ये सुनकर नादिर पर जैसे बिजली गिर पड़ी। उसे अपने शासन की असली सच्चाई का पता चला। 1 हफ्ते तक नादिर दरबार में नहीं आया। वो इस दुविधा में था कि यश चुने या लैला। और अंत में उसने लैला को चुना। हाँ, उसने सोचा कि बादशाहत नश्वर है, प्रेम अमर। वो बदनाम होकर जी सकता है, पर लैला के बिना नहीं। और जब वो खुश होकर लैला के कमरे में गया तो लैला वहां नहीं थी। उसका डफ भी गायब था। और तकिए के नीचे उसे एक खत मिला, जी, जिसमें लैला ने लिखा था, मेरे प्यारे नादिर, तुम्हारी लैला तुमसे हमेशा के लिए जुदा होती है। मैं तुम्हारी मोहब्बत की लौंगी थी, तुम्हारी बादशाहत की भूखी नहीं। 1 हफ्ते से देख रही हूं कि तुम्हारी निगाह फिरी हुई है। मुझे महसूस हो रहा है कि मैं तुम्हारी नजरों से गिर गई हूं। जब मोहब्बत न रही तब लैला क्यों कर रहती रुखसत। और नादिर ने खत पढ़ा। उसके मुंह से निकला, हाय लैला, और वो मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा। तो ये कहानी थी लैला और नादिर की। एक ऐसी कहानी जो सत्ता के शिखर से शुरू होकर गुमनामी में खत्म होती है। और ये अपने पीछे सोचने के लिए एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाती है। क्या लैला ने नादिर को इसलिए छोड़ा क्योंकि उसका प्रेम कम हो गया था, जैसा वो खत में लिखती है, या इसलिए ताकि नादिर अपनी जिम्मेदारियों और अपने यश को दोबारा पा सके? क्या ये प्रेम का अंत था, या प्रेम का सबसे बड़ा बलिदान? सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल आज की कहानी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आप हमारी आने वाली कहानियों से महरूम न रह जाएं।